सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम। पाकिस्तान की सियासत में बड़ी गर्मा गर्मी है और पिछले 4-5 दिनों से तो गर्मी बड़ी शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। पीडीएम का कराची का जलसा तो इतना बड़ा नहीं था जितनी तवक्को की जा रही थी। बहुत सारे लोगों से मैंने कराची में पूछा तो उन्होंने मुझे जो कहा ना जलसा, उन्होंने कहा जलसा ठुस। लेकिन जो PMLN के लोग हैं, जो पीपल्स पार्टी के लोग हैं, वो तो कहते हैं जी बड़ा ज़बरदस्त जलसा था। जिस तरह लोगों को आना चाहिए था, जैसे PMLN ये कह रही थी, PDM कह रही थी कि जी ये एक रेफरेंडम है और लोग निकल आएंगे। 2 करोड़ का शहर है, अगर वहाँ पे 30-40 हज़ार लोगों का एक जलसा आप कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि आपका बयानिया जो है वो पजीराई नहीं पकड़ रहा। और कंपैरिजन किया जा रहा था इमरान खान के जलसे से। वो अकेला जलसा इमरान खान का इस जलसे से बड़ा जलसा था, इसमें कोई शक नहीं है। अब जलसे तो हो रहे हैं, लेकिन इस जलसे में हो क्या रहा है? पिछले 8, 10, 12 दिनों से शिद्दत के साथ मीडिया में क्या बात की जा रही है? अगर आप गौर से इसको देखें तो बात सिर्फ एक है। ये सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ये एक बयानिया, एक परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रही हैं कि पाकिस्तान की सियासत में सारी जो मैनूवरिंग्स हैं, जो मैनिपुलेशन है, इस बात का फ़ैसला कि कौन इक़्तिदार में रहेगा, कौन इक़्तिदार में आएगा, ये फ़ैसला पाकिस्तान की फ़ौज करती है, पाकिस्तान की एजेंसीज़ करती हैं। और दूसरे लफ्ज़ों में वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें टेन्योर पूरा नहीं करने दिया जाता, माजी में हमें निकाल दिया जाता था। हर बात में वो बात ये कहते हैं, नामालूम अफराद, 72 साल से ये कुछ हो रहा है। वोट को इज़्ज़त दो का जो नारा जो नून लीग कह रही है, नवाज शरीफ साहब जो कह रहे हैं, इसका मकसद ये है, जो वो कह ये रहे हैं, इल्ज़ाम ये लगा रहे हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की जो एजेंसीज़ हैं वो सियासतदानों को फ्री हैंड नहीं देती, सियासत में मदाखलत करती हैं और हम इस मदाखलत को रोकेंगे। ये इल्ज़ाम है उनका, ये एक बयानिया है। और इस वक्त जो सारी सूरत हाल है, ये समझ भी आती है कि इंटरनेशनली भारत क्या चाहता है, अमेरिका क्या चाहता है। वो तमाम ताकतें जो इस वक्त पाकिस्तान में CPEC की वजह से परेशान हैं, नहीं चाहती कि पाकिस्तान CPEC में एक्टिव रोल अदा करे और चाइना यहाँ पर एक बड़ी ताकत बन सके। जो भारत की हेजमनी चाहते हैं, भारत का पूरा तसल्लुत चाहते हैं, वो भी ये नहीं चाहते कि इस वक्त यहाँ पर जो पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान की जो एजेंसीज़ हैं, उन्होंने जिस अंदाज़ में यहाँ पर दहशतगर्दी को शिकस्त दी है कि वो यहाँ पर इस आज़ादी के साथ आगे इसी तरह पाकिस्तान की रियलिटीज़ के मुताबिक फ़ैसला कर सकें। पाकिस्तान की फ़ौज ने डिलीवर किया। पाकिस्तान की फ़ौज ने तालिबान को मुज़ाकरात की टेबल पे बिठाया और इस खित्ते में अमन की वो कोशिश कर रहे हैं। और ये बात भारत को नहीं भाती। CPEC चाइना के साथ जिस अंदाज़ में पाकिस्तान कर रहा है, ये बात भारत को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो एक बयानिया ऐसा तरतीब दिया गया, 5th जनरेशन वॉरफेयर, जिसका काकूल में जनरल कमर जावेद बाजवा ने, मैं फिर ये कहूँगा, बड़ी वजाहत से ये बताया था कि लीडरशिप के हवाले से एक प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की जा रही है, एक नफ़रत पैदा करने की कोशिश की जा रही है। तो आप उस प्रोपेगेंडा वार से आप बाखबर रहें, क्योंकि ये जो जंग है ये आपके दिमागों में लड़ी जाएगी। ये परसेप्शन बनाने के लिए सारा काम किया जाएगा। तो जे जो कुछ हो रहा है उसमें एक चीज़ जो मैं महसूस चुकी है, मैं जो आपके साथ शेयर करना चाह रहा था, वो ये है कि हर चीज़ में आपको बताने की ये कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान की फ़ौज बुरी है, पाकिस्तानी फ़ौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा सियासी मैनिपुलेशन करते हैं, पाकिस्तान की ISI के सरबराह जनरल फैज़ हमीद वो ISI को पाकिस्तान की सियासत में इन्वॉल्व करते हैं ताकि पाकिस्तान के लोगों के दिलों में एक नफ़रत कायम की जा सके। अपनी यही है 5th जनरेशन वारफेयर कि आप लोगों को उनके इदारों के ख़िलाफ़ कर दें। इन सियासतदानों की जो कमज़ोरियाँ, जो नाकामियाँ, जो खामियाँ, उसका वो मलबा सारा का सारा पाकिस्तान की फ़ौज पर डाल रहे हैं। अब आज जिस वाक़े में जो आज आपको एक मज़ीद जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ जो मैं शेयर करना चाह रहा हूँ कि मज़ार कायद पर जो वाक़या हुआ, जो कैप्टन सफदर वहाँ पर गए,
मुस्लिम लीग नून की कायद मरीम नवाज साहबा गई, शाहिद खाकान अब्बासी थे, मरीम औरंगज़ेब, आपको निहाल हाशमी भी नज़र आते हैं अगर वो फुटेज चला सकें हमारे दोस्त। तो वहाँ पर जो नारेबाजी हुई, जो हुल्लड़बाजी हुई, पाकिस्तान के कानून में इस बात की गुंजाइश नहीं। एक ऑर्डिनेंस है 1971 का जो बाकायदा तौर पर इस पर पाबंदी लगाता है, और वो पाबंदी ये है कि वहाँ पर कोई सियासी गैदरिंग नहीं होगी, कब्र पर, मज़ार पर कोई पब्लिक, कोई नारे नहीं लगाए जाएंगे, और अगर कोई ये करेगा तो उसको 3 साल की कैद होगी और साथ में जुर्माना भी हो सकता है। और जो वहाँ पर जो क्यूरेटर है, जो उसका मुंतज़िम है, वही इसका समरी ट्रायल कर सकता है, वही फौरी तौर पर इसका फ़ैसला कर सकता है। अब अगर वहाँ पर कोई आदमी जाके सियासी तौर पर कोई नारेबाजी करता है तो इसके ख़िलाफ़ पर्चा दर्ज होता है। कोई गद्दारी का पर्चा ये नहीं है आपने कानून को वायोलेट किया, आपका उसके ख़िलाफ़ आपके ख़िलाफ़ पर्चा दर्ज हो जाता है। लेकिन जो सारा दिन आज हंगामा बर्पा किया गया, बहुत पढ़े लिखे लोग, बहुत वो लोग जो मैं तवक्को नहीं कर सकता था, वो जब कैप्टन सफदर उनको जब गिरफ़्तार किया गया तो उन्होंने नारे लगाने शुरू कर दिए, मादरे मिल्लत जिंदाबाद। और जनाब ये वो तो फातिमा जनाब पर गद्दारी का इल्ज़ाम लगाने वाले लोग अब ये कैसे कैप्टन सफदर पर पर्चा दर्ज कर दिया। एक अजीब वो सारी कहानी आप देख चुके हैं। अभी मैं आपको वो चीज़ें दिखाऊंगा और मैं आपको ये साबित करूंगा उस फुटेज की मदद से कि ये जो वाक़या हुआ, जो मैंने पहले कहा, जिस तरह पाकिस्तान की फ़ौज की सैंक्टिटी पर हमले किए जा रहे हैं, इसी तरह ये जो हुल्लड़बाजी की गई, ये बुनियादी तौर पर इस चीज़ की रिफ्लेक्शन थी कि कायद के हवाले से पीडीएम की जो लीडरशिप है, उनके जो ख़यालात हैं, जिस अंदाज़ में वो सोचते हैं, वो कोई कायद की इज़्ज़त नहीं करते। मुझे ये कहने में कोई आर नहीं। इसीलिए जब पर्चा हुआ तो उसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उस पर बड़ा बुरा मनाया। सईद गनी साहब ने ट्वीट किया, बिलावल भुट्टो साहब को कोट करके, मुराद अली शाह साहब को कोट करके मरीम नवाज साहबा ने बात कही कि जी, उन्होंने कहा हमें तो बहुत अफसोस है, ये तो हम तो ये समझते हैं कि ये तो हमारे रवायात की ख़िलाफ़ वर्जी हुई है। यानी कायद के मज़ार की जो बेहुरमती है वो सिंध की रवायात के क्या ऐन मुताबिक है, आप ये कहना चाह रहे थे। और क्यों मैं ये कह रहा हूँ कि कायद की जो मज़ार की हुर्मत है, इनके नज़दीक उसकी कोई अहमियत नहीं। मैं आपको हाकिम अली जरदारी साहब, जो दादा हैं जनाब बिलावल भुट्टो के, जो वालिद हैं जनाब आसफ़ अली जरदारी के, जो ससुर थे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के, मैं आपको उनकी एक गुफ्तगू सुनाना चाहता हूँ जिसमें वो कायद-ए-आज़म के बारे में जो उनके ख़यालात हैं, जो उनका वो खुब से बातन है, वो बिल्कुल सामने आ रहा है। तो ज़रा उनकी आप गुफ्तगू सुनिए और ये जहन में रखिए कि फिर आपको समझ आएगी कि क्यों बिलावल भुट्टो ये कह रहे हैं कि बड़ी खिलाफ वर्जी होगी हमारी रवायात की और कैप्टन सफदर को नहीं पकड़ना चाहिए था। सुनिए ज़रा क्या फरमा रहे हैं जनाब हाकिम अली जरदारी साहब। ये जिस गुफ्तगू पर हिस्से पर मैंने बीप लगाया वो बाकायदा एक गाली है और ये सारी गुफ्तगू कायद-ए-आज़म के हवाले से हो रही है। तो बिलावल भुट्टो जब ये कहते हैं कि उन्हें बड़ा अफसोस है कि कैप्टन सफदर को गिरफ़्तार किया गया, तो मैं ये समझ सकता हूँ उनके दादा, उनके वालिद क्या वो सोचते हैं कायद-ए-आज़म के हवाले से। तो ये मुझे समझ में आता है कि जो ये वो बात कर रहे हैं कोई बहुत ज़्यादा अचंभे की बात नहीं है। अब मैं आपको मौलाना इसरार साहब का एक शॉर्ट सुनाता हूँ जिसमें वो खान अब्दुल वली खान के बारे में, खान गफ़ार खान के बारे में बताते हैं कि यकीनन हम सबको पता है कि उन्होंने पाकिस्तान में दफन होना भी गवारा नहीं किया। और फिर उसके साथ वो मुफ्ती महमूद साहब की भी बात करते हैं जो मौलाना फजलुर रहमान साहब के वालिद थे, जो ये कह रहे हैं कि शुक्र है हम पाकिस्तान बनाने का जो गुनाह जना ने किया था उसमें शरीक नहीं थे। सुन लीजिए ज़रा मौलाना इसरार की बात। तो मौलाना फजलुर रहमान भी अगर ये कहें कि क्यों पकड़ा कैप्टन सफदर को, तो कोई अचंभे की बात नहीं। जो खून उनकी रगों में है वो खून पाकिस्तान जो बना, जो कायद ने बनाया, उसको वो गुनाह कहते हैं और वो कहते हैं कि शुक्र है हम उस गुनाह में शरीक नहीं हुए। महमूद खान अचकज़ई वो भी मौजूद थे जलसे में जो पीपल्स जो जलसा हुआ 18 तारीख को। पहले तो मैं आपको वो उनकी गुफ्तगू सुनाता हूँ जो उन्होंने स्टेज पर उर्दू स्पीकिंग लोगों के हवाले से कही। सुनिए ज़रा। अगर आप फेसबुक पे चले जाएं, अगर आप यूट्यूब पे चले जाएं, पुराने अखबारात में चले जाएं, तो ये सारे जो लीडर साहबान थे, इनके आबाओ अजदाद कायद-ए-आज़म के बारे में जो जहर उगलते रहे, पाकिस्तान के हवाले से जो जहर उगलते रहे, उसके बाद कायद की कब्र पर जाकर हुल्लड़बाजी करना,
ये मुझे इस पर कोई अचंभा नहीं है। ये कोई फौरी तौर पर जज्बात में आकर ये वाक़या नहीं हुआ। एक बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत पाकिस्तान की फ़ौज को बुरा भला कहा जा रहा है, पाकिस्तान की ISI को बुरा भला कहा जा रहा है, कायद आज़म के मज़ार की सैंक्टिटी को इस तरह रोंदा गया और उसको फिर एक इशू बना के उसको मादर मिल्लत जिंदाबाद के नारे लगा। जो चीज़ भी कही जाती है, जो कुछ भी कहा जाता है, पाकिस्तान में जो खराबी है उसका ज़िम्मेदार किसको करार दिया जा रहा है? उसका ज़िम्मेदार पाकिस्तान की फ़ौज को। और ये कहा जा रहा है कि वोट को इज़्ज़त दो। और फिर ये जो गुफ्तगू की जाती है उसमें ये कहा जाता है कि धमकियां देने वाले कौन थे। अब मिसाल के तौर पे ये जो सारा वाक़या है, इसमें सिंध हुकूमत पर्चा दर्ज हुआ कैप्टन सफदर के ख़िलाफ़, सिंध पुलिस ने किया। सिंध पुलिस ने अपना एक ट्वीट भी किया कि कानून के मुताबिक हमने ये पर्चा किया है। लेकिन क्या फरमा रही हैं जनाब मोहतरमा मरियम नवाज़ साहबा, क्या फरमा रहे हैं मोहम्मद ज़ुबैर साहब, और वो कोर्ट किसको कर रहे हैं? मुराद अली शाह को। कोर्ट किसको कर रहे हैं? बिलावल भुट्टो को। लेकिन ना बिलावल भुट्टो ने तरदीद की जो मरियम कह रही हैं, ना मुराद अली शाह ने तरदीद की जो वो कह रहे हैं। तो इसका मतलब क्या? गिरफ्तारी सिंध पुलिस ने की है, लेकिन सारा मलबा, परसेप्शन और ये सारा प्रोपेगेंडा किसके खिलाफ है? रेंजर्स के खिलाफ, सेक्टर कमांडर ऑफिस, पाकिस्तान की फ़ौज के खिलाफ। एक हदफ सारा, और वो हदफ किसको बनाया? पाकिस्तान की फ़ौज को। फिर मुझे एक ये बात बताएं, 1 घंटे के बाद फैसला होना था, किसने कहा मरियम नवाज साहबा को कि ज़मानत हो गई है? कहाँ से वो मैसेज आया? किसने वो मैसेज दिया? ये तो आप देखें कि कितने लंबे हाथ हैं। किसके लंबे हाथ हैं यहाँ पर? ये जो सारी बैरूनी ताकतें जो पाकिस्तान के अंदर से भी वार कर रही हैं, पाकिस्तान से बाहर भी वार कर रही हैं। राना ताहिर भी मेरे साथ हैं, सदीक साजिद भी मेरे साथ हैं। राना ताहिर साहब, मुझे आप ये बात बताइए कि किसने बताया मरियम नवाज़ को 1 घंटा पहले कि जनाब कैप्टन सफदर की ज़मानत होने वाली है? शमी साहब, होने वाली नहीं, मोहतरमा मरियम नवाज़ साहबा ने फरमाया कि मुझे मरियम औरंगज़ेब ने बताया है कि कैप्टन सफदर की ज़मानत हो गई है। 1 घंटा पहले उन्होंने ये ऐलान फरमा दिया। तो ज़मानत का जिस तरीके से सारा काम हुआ वो भी आपके सामने है कि सिंध गवर्नमेंट एक तरफ से मुनाफ़कत कर रही है कि जी हाँ ये हो गया, वो हो गया, फ़लाँ ने कर दिया, रेंजर्स ने कर दिया, और दूसरी तरफ उनका प्रोसिक्यूटर जो है वो अदालत में उसकी ज़मानत की मुखालफत करता है। तो ये सबसे बड़ी सियासी मुनाफ़कत है। शमी साहब, ये सारा जो आपने अभी दिखाया है, मुख्तलिफ़ लोगों के ख़यालात बानी पाकिस्तान और कायद आज़म के बारे में, डॉक्टर इसरार अहमद बहुत बड़े मजहबी स्कॉलर थे, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में आला मुकाम दे, वो जो बात कह रहे थे उसको देखें। और दूसरा जो आपने हाकम अली जरदारी की गुफ्तगू सुनाई, उसके बाद इन लोगों, ये लोग हैं कौन, इन्होंने किया क्या है? ये सारा जो अंजुमन बदखाहान मिल्लत का एक इकट्ठ था जिसमें बानी पाकिस्तान और पाकिस्तान के कौमी अदारों के हवाले से आप देखें, किसी एक के भी, ये 11 जमातों में से किसी एक के मुंह से भी कोई लफ्ज़ निकला कि जिसने मजम्मत की हो कि कैप्टन सफदर ने जो वहाँ पे हरकत की है वो उसकी हम मजम्मत करते हैं? क्या बिलावल ने, अंस नूरानी ने, मौलाना फजल, किसी एक को ये तौफीक हुई कि उसके नहीं? ये पर्चा जो दर्ज हुआ ये जो है बहुत बड़ी साजिश है, ये काबिल मजम्मत है। सामी साहब, ये लोग जो हैं, आपने बहुत अच्छा किया कि कौम को बता दिया कि ये कौन लोग हैं। ये तो मुत्तहिदा हिंदुस्तान के हामी थे, ये पाकिस्तान के वजूद के मुखालिफ, पाकिस्तान के क़याम के मुखालिफ, और इन्होंने अभी तक दिल से इसको तस्लीम नहीं किया। उसकी देखें, ये आप मुझे ये बताएं राना साहब, पिछले 7 दिनों में हमारे 22 से ज़्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान शहीद हुए और 5-6 एक्सीडेंट, अपनी ड्यूटी पर जाते हुए एक्सीडेंट में अल्लाह को प्यारे हुए, वो भी शहीद थे। गुजरांवाला का जलसा, कराची का जलसा, किसी को इतनी तौफीक नहीं हुई कि अपने उन जवानों के हवाले से कोई बात कर सके, कोई फातिहा खानी कर सके। और फिर मुनाफकत इतनी करते हैं कि कहते हैं कि हम तो अशखास के बारे में बात कर रहे हैं, हम इदारों के हवाले से बात नहीं कर रहे। यानी ये एक इस तरह का बयानिया देने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं। अच्छा, जिस शख्सियत के बारे में, जिसके यानी कैप्टन सफदर के हवाले से जितना वावेला किया, खुद इनकी नज़र में उनकी कितनी इज्जत है, कितनी औकात है, मैं आपको 2 आज चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। एक तो कैप्टन सफदर का अपना शॉट है, बेचारा बेबसी के आलम में ये कह रहा है कि कभी ड्राइवर बना देते हैं, कभी उतार देते हैं, कभी कुछ करते हैं। सुनिए ज़रा वो क्या फरमा रहे हैं कैप्टन सफदर साहब।
वर्कर की तरह चलता रहता हूँ। कभी ये मुस्लिम लीग वाले ड्राइविंग सीट पे बिठा देते हैं, कभी सिक्योरिटी पे लगा देते हैं, कभी नारों पे लगा देते हैं, कभी पनामा में डलवा छोड़ते हैं, कभी दहशतगर्दी में डलवा छोड़ते हैं। जो इनकी मर्जी। यानी वो जैसे कहा था ना इमरान खान साहब ने कि ये जो प्लेयर आए हैं ये रेलू कटे हैं, वो एक टर्म इस्तेमाल होती थी उसकी कि यानी जो उसको लगा दो किसी काम पर भी वो काम करता रहेगा। लेकिन जब पर्चा दर्ज हुआ तो अचानक वो कितने अहम हो गए। अच्छा, अभी एक और चीज़ मैं आपको सुनवाता हूँ आज की। जिस वक्त वो तशरीफ़ लाने के लिए ज़मानत के बाद जा रहे हैं तो किस तरीके से, क्या वो मरियम नवाज साहबा के पास भी बैठने की उनकी हिम्मत है या नहीं, ज़रा दिखा दें वो भी। We are proud of you, sir. पहले तो वहाँ पर वो बैठ नहीं रहे। मरियम औरंगज़ेब साहबा ने कहा नहीं नहीं आप बैठ जाएं। जब वो बैठने के लिए झुके हैं तो फिर मरियम नवाज साहबा से पूछ रहे हैं कि मैं बैठ जाऊँ यहाँ पे। और वैसे अगर फ़ौज को गाली निकालनी है, पाकिस्तान के इदारों को गाली निकालनी है, तो उसको वो पूरा एक फ़ोकस बना के सदीक साजिद साहब ज़रा बयान फरमाइएगा ये सब कुछ जो आपने देखा है। जी जी बिल्कुल, ये तो सब ने देख लिया सभी साहब। वो अभी जो गुफ्तगू जो की है उससे नज़र आ जाता है कि वो आपने रेलू कटे का नाम लिया ना, वो बेचारा एक तो उस तरह उससे भी ज़्यादा उनका जो सूरत हाल है। खावत भी उसके बेचारा की जो अभी है, मैं क्या उस पर कह सकता हूँ। लेकिन वो खुद इतना डरा हुआ खौफज़दा वो कहता पूछ रहा है, इजाज़त तलब कर रहा है। मैं तो ये समझता हूँ कि ये जो हुआ है ना अपना FIR और मुकदमा और ये वो और उनकी गिरफ़्तारी, इसके ऊपर भी जो है वो थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है समी साहब के कैप्टन सफदर को क्या वाकई, मैं तो समझता हूँ कि हो सकता है कि इसमें भी उनको कुर्बानी का बकरा ही बनाया गया हो। अब देखिए 200 बंदा था वहाँ पे, 200-250 निहाल हाशमी घेर के ले गया वहाँ पे। बिल्कुल, और निहाल हाशमी ले गया। फिर मरियम नवाज़ खुद नज़र आ रही हैं, शाहिद खान अब्बासी है, मोहम्मद ज़ुबैर है, शाह महमूद शाह है और लोग हैं। जो फुटेज आप निकाल लें, अगर आपने किसी बड़े लीडर को गिरफ़्तार करना है, उनके ख़िलाफ़ पर्चा दर्ज कराना है या बेअदबी उसने की है, नारेबाजी की है, आपने उस ऑर्डिनेंस का भी हवाला दे दिया 1971 वाले का, तो वो फिर आप इन 200 को पकड़े ना। अच्छा जी, पुलिस बड़ी ज़बरदस्त पुलिस है कि एक ही जगह पे मुकीम है, एक ही होटल में मुकीम है और वहाँ पे कैप्टन सफदर को पकड़ लेते हैं। नामजद है मरियम नवाज़, उसको नहीं पकड़ते। वो कहता है जी उनको नहीं पकड़ा। चलो जी, वो नज़र आ रहे हैं, निहाल हाशमी को पकड़ लें, ज़ुबैर को पकड़ लें, शाहिद खान अब्बासी को पकड़ लें, उनको तो नहीं पकड़ा। ये भी एक प्री प्लान जो एक मनसूबा मैं तो कहूँगा उसके तहत सारा ये कुछ किया गया। फिर अपनी फ़्लाइट कैंसिल की क्योंकि उन्होंने दोपहर को वापस आना था। फिर कहा जी मैं यहीं पर ठहरूँगी। और उसके बाद फिर मौलाना फजल रहमान बीच में आ गए। एक आखिरी बात, बराबर भुट्टो आ गए, जरदारी से टेलीफोन गुफ्तगू। और सिंध हुकूमत का आप इसमें करदार देखें जी, हमें बड़ी शर्मिंदगी है। शर्मिंदगी किस बात पे जी, ये इसको हमने गिरफ़्तार हमने तो किया नहीं और पर ख़ुद भी FIR दर्ज करवा दी। यानी कि आप इतने ही नाअहल और बेख्तियार हैं कि पुलिस आपकी, और आप कह रहे जी पुलिस वालों को पता ही नहीं। ये असल बात ये है, और पुलिस कह रही है कि हम कानून और इंसाफ के मुताबिक इसका जो आपने बात की है ना, मुझे इस पर ज़रा थोड़ा कमेंट करें कि वैसे बिलावल भुट्टो ये कह रहे हैं, कोटेड बाई मरियम नवाज़, के मुझे बहुत शर्मिंदगी है, हमें तो पता भी नहीं था। मुराद अली शाह साहब भी ये कह रहे हैं, हमें बहुत शर्मिंदगी है, हमें तो पता भी नहीं था, ये बहुत बुरा हुआ, हम इसकी तहकीकात करवा रहे हैं। तो जो सिंध का एडवोकेट जनरल है वो ज़मानत की मुखालफत क्यों कर रहा है जज के सामने? क्या है ये सब, क्या है? बड़ी एक इंतहाई महारत से, एक इंतहाई चालाकी से पर्चा भी दर्ज करवाया। कैप्टन सफदर की मैंने आपको औकात दिखा दिया, बेचारा मरियम नवाज से पूछ के बैठता है कि मैं यहाँ पे बैठ सकूँ कि नहीं। उनको हवालात में भी भिजवा दिया, किसे इंपॉर्टेंट भिजवाया, पूरा सीन भी क्रिएट किया और मलबा सारा किस पे डाला? पाकिस्तान की फौज पे कि जी सेक्टर कमांडर के दफ्तर में ले गए, किडनैप करके ले गए। किसी ने, देखें बात यह है कि मैंने जो अर्ज़ की प्रोग्राम के आगाज़ में कि जो कुछ भी हो रहा है उसका मकसद सिर्फ एक है कि पाकिस्तान की फ़ौज को बदनाम किया जाए, ये कहा जाए कि पाकिस्तान की फ़ौज सियासत में मुदाखलत कर रही है। मैं ये बात जो कही जा रही है ना कि GHQ से फ़ोन गया नवाज शरीफ को कि जी आप तकरीर ना करें, ये बात भी फ़ौज को मलाइन करने के लिए की जा रही है। हर तरफ से जो गुफ्तगू की जा रही है उसका मकसद सिर्फ एक है कि पाकिस्तान की फौज को बदनाम। फौज ने क्या फोन करना है नवाज शरीफ को? जो मर्जी नवाज शरीफ साहब करें, वो एक शहरी है, वहां पर जैसे मर्जी करें। समी साहब, आसफ जरदारी ने क्लियर कट कहा कि आज नवाज शरीफ तकरीर नहीं करेंगे। फजल रहमान को बुलाकर भेजा
और ये कहा उन्होंने कि बिलावल को भी बोला, शाह साजिद मीर ने बोला कि नवाज शरीफ की तकरीर नहीं होनी चाहिए, वैस जो शाह वैस नूरानी उन्होंने कहा ये नहीं होनी चाहिए ये तकरीर इस किस्म की। ये तो उन्होंने ख़ुद ही इनके आपस के अंदर की वो चीज़ें हैं। और मरीम नवाज़ ने ख़ुद फ़ोन किया वालिद मोहतरम को कि आज आप तकरीर जो है वो ना करें, फिर गले की ख़राबी का बहाना बनाया गया। वो तो तैयार बैठे थे वहाँ के ऊपर। तो ये कहना कि GHQ से फ़ोन किया, ब्रिगेडियर ने फ़ोन किया, कोई ऐसी बात नहीं है। आपकी बात 100% जिससे मैं एग्री करता हूँ कि इसमें जो है वो जानबूझकर, और उनका हौसला और बर्दाश्त देखें कि सुबह से वो चल रहा है जी, इसने वो उठा लिया, वो ले गए, उठा के ले गए, पुलिस यार का माल बना लिया, और ये हो गया 4 बजे इतना हो गया। अगर भाई उन्होंने उठाना ही था तो फिर ये कैप्टन सफदर साहब सुबह तक वो इंतज़ार ना करते, वो 4 बजे ले जाते इनको। नहीं अच्छा, मुझे यहाँ पे ब्रेक लेनी है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। हम आपको आके तो वो बात भी करते हैं कि जैसे ये कहा गया कि दरवाज़ा तोड़ के उठा के ले गए, वो सब ने फुटेज देखी है। वो नारे मारते हुए वो जो पुलिस का डाला जिसे हम बोलते हैं उसकी फ्रंट सीट पे बैठे, कोई पीछे भी नहीं बैठे। ऐसा लग रहा था कि पुलिस वालों को वो डिक्टेट कर रहे हैं, वहाँ पर वो कंट्रोल कर रहे हैं। ये सारी गुफ्तगू और मज़ीद जो कुछ ये पाकिस्तान के इदारों को बदनाम करने की बात कर रहे हैं, एक वक्फे के बाद इंशाल्लाह गुफ्तगू फिर शुरू करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान की सियासत पे बात कर रहे हैं। जो PDM के नाम से जो इत्तेहाद बना है, उनके कायदीन अपनी तकारीर में हर चीज़ में पाकिस्तान के अंदर जो भी ख़राबी है उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान की फ़ौज को दे रहे हैं, पाकिस्तान की एजेंसीज़ को दे रहे हैं, पाकिस्तान की अदलिया को दे रहे हैं। और 5th जनरेशन वॉरफेयर पूरे अपने अरूज पे है। वो ताकतें जो पाकिस्तान को बर्बाद करना चाहती हैं, पाकिस्तान के लोगों की जो मोहब्बत पाकिस्तान की फ़ौज के साथ है उसमें रखना डालना चाहती हैं, उसमें कमी करना चाहती हैं। भरपूर अंदाज में प्रोपेगेंडा और ये सियासी जमातें नित नए तरीके इख्तियार कर रही हैं। और आज कैप्टन सफदर का सारा जो मामला था उसमें पीपल्स पार्टी ने जिस अंदाज़ में इबहाम क्रिएट किए हैं, जिस अंदाज में ये तासुर इस दिया गया प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए, ना कोई मौलाना फजलुर रहमान के चेहरे पे नदामत थी, झूठ ऐसे बोल रहे थे और हंस रहे थे इस तरह। यानी पाकिस्तान की फ़ौज के बारे में, उस इदारे के बारे में बात करते हुए जो पाकिस्तान की हिफाजत के लिए फ्रंट लाइन स्टेट है। रोज़ाना ख़बरें आती हैं, हमारे जवानों के लाशें आते हैं घरों में। लोग जब अपने उन लाशों को रिसीव करते हैं तो उनके चेहरों पे मुस्कुराहट होती है, उनकी माँओं, उनकी बहनों, उनके बच्चों, इसलिए कि वो पाकिस्तान के लिए उन्होंने जान दी है। लेकिन ये सारे खर्राट और ये मक्कार सियासतदान जो आज बैठे हुए थे और वहाँ पर जो पाकिस्तान की फ़ौज के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी, पाकिस्तान की एजेंसीज़ के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी, 3 दफ़ा ये हुकूमतों में रह चुके हैं, इस मुल्क को लूटा है, बाहर पता नहीं क्या कुछ बना लिया है। लेकिन अपनी जो आज सिस्टम की जो भी ख़राबियाँ हैं उसका सारे का सारा ज़िम्मा पाकिस्तान की फ़ौज पर। और नारा ये लगा रहे हैं कि वोट को इज़्ज़त दो। बहुत सारे लोग यही कहते हैं कि ये वोट को इज़्ज़त नहीं, लूट के माल को इज़्ज़त दो की बात कर रहे हैं। सदीक साजिद, ये जो जलसों में शुरका की जो तादाद है उसमें भी कराची में 2 करोड़ का शहर है और ये 11 जमातें हैं, लेकिन जितने लोग आए हैं वो कोई इम्प्रेसिव तादाद नहीं थी और कोई लोगों में इतना कोई जोश, वो कोई इतना जज्बा नहीं था, जोश व खरोश नहीं था। तो ये जो बयानिया है पाकिस्तान की फ़ौज को गाली निकालने वाला, ये आप समझते हैं सस्टेन करेगा? और मुस्लिम लीग नून क्या सोच रही है, उनके MNAs क्या सोच रहे हैं? ये बिल्कुल सस्टेन नहीं करेगा और इनको जो है वो इस चीज़ का बहुत जल्द जो है एहसास हो जाएगा कि जिन लोगों के हाथों में ये खेल रहे हैं, ये खेल उनके हाथ से भी निकल जाएगा जी। क्योंकि जितना भी हमारी जो देखिए अफवाज पाकिस्तान हमारे मुल्क की दिफा की, हमारे इस्तेहकाम की ज़मानत है। ये बात करते हैं ना रद्दुल फसाद की, ये क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं ना राह नजात की या ज़रबुल अज़ब की, तो उसमें कुर्बानियाँ किसने दी? हमारी अफवाज पाकिस्तान की जवानों ने दी, आज तक देते आ रहे हैं। इनको तो ये भी नहीं पता कितने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस होते हैं जिनका हमें भी, मुझे भी, किसी को नहीं पता होता। हमारे जवान उनको नाकाम बनाते हैं, दहशतगर्दों की वारदातों को नाकाम बनाते हैं, ज़ख्मी होकर, शहीद होकर। बजाय इसके कि ये उनको, जिस तरह आपने बात की, गुजरांवाला हो या कराची हो, कि उन शहदा को खराज अक़ीदत पेश करें जिनकी जानें गई। 24 से ज़्यादा हमारे फ़ौजी जवान जो हैं वो शहीद हुए, गुज़श्ता जो वाक़यात हुए। फिर जो PDM की आप बात कर रहे हैं, ना इनका मंशूर एक है, ना इनका अभी तक झंडा बन सका है, ना किसी एक नुक्ते के ऊपर ये मुत्तफ़िक हो सके हैं। चंद एक लोग हैं, वो MNA MPA नहीं, लोग
अगर MP MNA होते तो वहाँ पे आपको नज़र आते, कराची में पीछे खड़े होते, मरीम नवाज़ के पीछे नज़र आते। शायद खाकान अब्बासी एक दो के अलावा कोई आपको नज़र नहीं आया। वो एक तंजीम साजी वाला गया हुआ था वहाँ पे, तलाल चौधरी, उनको आप छोड़ दें, वो तो कुछ भी नहीं। लेकिन वो कितने करीब है मरीम नवाज के। आज वो जो खबर, वो भी मैं आपको कहानी सुनाऊंगा किसी ये बहुत ही वो क्या मरीम नवाज ऐसे लोगों को पसंद करती है? कुर्बत की वजह सुनाएंगे वो किसी दिन और सुनाएंगे, वो तो लंबी चौड़ी कहानी है, वो उसका भी कच्चा चट्ठा जो है वो खोल के सामने आ जाएगा। दूसरी बात ये है कि जितने भी ये अफवाज पाकिस्तान को ये सर जितना भी ये गुफ्तगू करते हैं और ये नहीं देखते कि उनका हौसला, उनकी बर्दाश्त, उनके तहम्मुल, मैं तो कहता हूँ इसमें हमारी हुकूमत वक्त, ये जिनको जो टैलेंट जो इनके तर्जमान ट्रां करते रहते हैं, उनका दिफा करें ना। अपनी हुकूमत का तो आप करते हैं। आज ये जब हुआ और सारा कुछ रेंजर्स पे डालने की कोशिश की गई, क्या इनका काम नहीं था हुकूमती तर्जमानों का कि आकर खुलकर बात वो करते? अच्छा, वो ऐसे दिफा करें, ऐसे बात आपकी एक मैं जरूर इसमें कमजोरी है, वो नहीं बोल सकते, किसी वजह से नहीं बोलते। अगर वो बोलेंगे ना, वो ये भी एक देखें, आपको भी सर पता है, हमें भी पता, राणा साहब बेहतर तरीके से जानते हैं, वो अपने अमली जो इक़दामात है वो करने को क्या नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने कहा कि हमने ये जमहूरी निज़ाम है, इसको चलने देना है, वरना ये क्या चीज़ बंद नहीं हो सकती। ये जो करते हैं तो करे, जनरल बाजवा को सवालात पूछे जा रहे हैं, ये किया जा रहा है। अगर भाई जनरल बाजवा इतना ही बुरा था, क्यों आर्मी चीफ बनाया आपने? किसी और को बना देते। आपको तो कोई आर्मी वोट दिया। साहब मेरी गुजारिश सुने भाईजान, ये सर कोई भी इनको पसंद नहीं जनरल कमर जिसको बनाते हैं वो बुरा होता है इनके लिए। जनरल कमर जावेद बाजवा और आपकी ISI ने जिस तरीके से दुश्मन की चालों को, मंसूबों को नाकाम बनाया, असल तकलीफ इनको वो है। ये एजेंडा वो लेकर आगे बढ़ रहे हैं जो दुश्मन का एजेंडा है। आप मुझे ये बताएं कि क्या ये जो कट था वहाँ पे, समीर साहब ने अभी बात की मौलाना साहब की, कौन है मौलाना फजल रहमान साहब? ये मौलाना मुफ्ती महमूद साहब के साहबजादे हैं जो पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद के सरबराह थे। सियासत किस कदर जालिम चीज़ है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो कल उन लोगों की तारीफ़ में कलाबे मिला रहे थे जो जुल्फ़कार अली भुट्टो की फांसी के वक्त मिठाइयाँ तकसीम कर रहे थे। वो जनरल ज़ियाउल हक साहब की हुकूमत में शामिल थे। मौलाना मुफ्ती महमूद साहब की पार्टी जनरल ज़ियाउल हक साहब के साथ शामिल थी। मुस्लिम लीग नून के नवाज शरीफ साहब जनरल ज़ियाउल हक के साथ थे। तो ये सारे लोग, अब मौलाना शाह अहमद नूरानी के साहबजादे अंस नूरानी साहब, आप मुझे बताएं पाकिस्तान में जितने इलेक्शन पिछले 20 सालों में हुए, अंस नूरानी को कितनी सीटें मिली? अपनी सीट ज्यादा दूर ना जाए, वो धांधली की बात कर रहे थे। मैंने मुशर्रफ का साथ नहीं दिया था आपके सामने जाकर, काजी हुसैन अहमद के सरबराही में ये जाकर सारा जो निशाना था, वो समीर साहब ने सही बात की है कि पाकिस्तान की फौज को निशाना ये बना रहे हैं भारत को खुश करने के लिए। ये भारतीय एजेंट हैं, ये खुलकर बात करनी चाहिए। देखें, जो बिलावल भुट्टो ने गुजरांवाला में तकरीर का आगाज़ किया तो पीपल्स पार्टी के 4-5 लोगों का, उन कारकुनों का नाम लिया जिन्होंने खुद सोजी की जिस वक्त जुल्फ़कार अली भुट्टो जेल में थे। अब आप मुझे ये बात बताएं, आप गुजरांवाला में मौलाना फजलुर रहमान के साथ खड़े हैं, आप वहाँ पर मरीम नवाज़ के साथ खड़े हैं, और ये मौलाना फजलुर रहमान के वालिद और ये मरीम नवाज़ के वालिद ये ज़ियाउल हक की ताकत थे, और इन्होंने उस वक्त वो जो खुद सोजियाँ हो रही थी वो इनके खिलाफ हो रही थी। आप क्या आप कराची में आपने नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ की तस्वीर के नीचे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लिख दिया। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इक़्तिदार के लिए, अपने फ़ायदे के लिए आप हर चीज़ को बेचने के लिए तैयार हैं, हर चीज़ पर आप सौदेबाजी करने के लिए तैयार हैं। और ये बात, ये जो सारा मामला हुआ, इसमें खुलकर ये बात सामने आई है सदीक साजिद कि अपने मफादात के लिए असूल वगैरह की तो कोई चीज़ ही नहीं है, आप बिल्कुल हर चीज़ को बेचने के लिए तैयार हैं। और दूसरी बात ये देखें, हाईजैक किया हुआ है पार्टी को मरीम नवाज़ ने। जो सीनियर लोग हैं वो पीछे चले गए हैं, साद रफ़ीक, राना सनाउल्लाह, 2-4 ये परवेज़ रशीद जैसे जो लोग हैं वो उनके साथ चले जाते हैं, ठीक है, जो उनके बयानियों को तक़वियत देते हैं, क्योंकि वो हमेशा से उनको तकलीफ तो वो है ना, वो डॉन लीग्स वाली, वो कि मुझे मुल्क दुश्मन बयानी है, मुल्क दुश्मनी बयानी है। मैं बिल्कुल इस चीज़ से भी इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन ये ज़्यादा देर चलेगा नहीं। अगर आप ये समझते हैं कि आप अपनी फ़ौज को, आप अपने इदारों को, अच्छा ये एक नई इनकी 2 नंबरी है, अच्छा जी वोट को इज़्ज़त दो, जो आपके कौमी इदारे हैं, दिफा के इदारे, उनको इज़्ज़त आप ना दो। वो आपके जब आप सो रहे हो, कायद को इज़्ज़त ना दो, कायद की कब्र को इज़्ज़त ना दो, कहते हैं जी लूट के माल को इज़्ज़त दो। कहते हैं जी किरदारों की बात करते हैं, भाई किरदार कौन है? अगर किरदार एक शख्स के लीडर है, उसके पीछे 6-7 लाख फौज खड़ी है, एक सिपाही को अगर
गाली पड़ती है ना जी, तो ऊपर तक जो बैठा होता है ना आर्मी चीफ, वो उसको महसूस करता है। और अगर आर्मी चीफ को ये बुरा भला कहते हैं ना, तो एक सिपाही का दिल छलनी होता है वो वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे डिसिप्लिन है, वहाँ पे नज़्म ज़ब्त है। देखिए मैंने पहले भी जिक्र किया, हमने तो पता ही नहीं होता, वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है DGSPR की, 400 बंदा, आप कहते हैं एहतसाब का निज़ाम नहीं है, 400 बंदे के ख़िलाफ़, फ़ौज के लोगों के ख़िलाफ़, अफसरान के ख़िलाफ़, एहलकारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई। एहतसाब का इतना कड़ा निज़ाम है वहाँ पे। ये जो देख लें, नैब आपके सामने है ना, जब से ये हुकूमत में ये हुकूमत वाले आए हुए हैं ना, इस पर भी देख लें, अगर नैब आज़ाद है, इन्होंने कितने लोगों को पकड़ा, लूट मार करनी है, रेफरेंसेस आपने बनाने, वो इमरान खान होता है जी, ये फैसला ही नहीं करते, क्यों नहीं करते, भी करना चाहिए। इसी तरह आप भी उस दिन बात कर रहे थे कि 60-70 जजेस जो है वो नए एहतसाब अदालतों में लग जाएंगे, लगने चाहिए। अगर इन्होंने ये लूट मार करने वाला, असल इशू तो इनका यही है कि लूट मार जो है, लूट मार का जो माल है उसको बचाया जा सके। आगे किसको कर लिया? फौज को। वो भाई अगर आपने इमरान खान को आगे करना है, उसकी आपने क्लास लेनी है, तो आप आए ना महंगाई के ऊपर, आप चीनी के ऊपर आए, आप दीगर जो वो भी इन्होंने खुद की है। वो एक ब्रेक पर जाना है। ये मैं जो चीनी पर जो बातें कर रहे हैं ना, ये जरदारी साहब के ज़माने में, शरीफ साहब जब ये इनकी गवर्नमेंट थी, तो चीनी 140 रुपए किलो तक बिकी है, जब डॉलर की इतनी कीमत नहीं होती थी। उतार चढ़ाव होता है, नहीं होना चाहिए, महंगाई गरीब के लिए जहर है, ये बात सही है, लेकिन जिसको बुनियाद बनाकर ये अपने सियासी मफादात हासिल करना चाहते हैं, वो बुनियाद कुछ और है, लेकिन इनका ऑब्जेक्टिव कुछ और है। छोटा सा वक्फा, गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक। कराची में जो कुछ हुआ उस पर बात की जा रही है। कैप्टन सफदर के हवाले से जो पर्चा और जो एक अपोजिशन का एक बयानिया है, जो उनकी कोशिशें हैं। बिलावल भुट्टो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आके बैठे, उन्होंने राजा परवेज़ अशरफ साहब को भेज दिया। सिंध के वज़ीर इत्तलात भी एक साइड पर बैठे थे, लेकिन जो मेन लीडरशिप थी उसमें पीपल्स पार्टी पंजाब के लोग मौजूद थे। सिंध के ना मुराद अली शाह साहब थे, ना बिलावल भुट्टो साहब थे। आसफ अली ज़रदारी साहब तो वैसे ही जेल में, वो हॉस्पिटल में। अब ये खबरें आ रही हैं कि बिलावल भुट्टो 21 तारीख को 22 रोज़ा दौरे पर गिलगित बल्तिस्तान चले जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर इलेक्शन है। सदीक साजिद 25 अक्टूबर को जलसा है PDM का कोयटा में, और वहाँ पर यह तवक्को की जा रही है कि नवाज शरीफ साहब का गला भी ठीक हो गया होगा, शायद वो भी बोलें, क्योंकि महमूद खान अचकज़ई उसके मेज़बान हैं, और पाकिस्तानी फ़ौज को बुरा भला कहने में, इदारों को बुरा भला कहने में यकीनन उनका तो आपको पता है एजेंडा ही ये है। तो बिलावल भुट्टो फिर क्या शरीक नहीं होंगे, या वीडियो लिंक से हमें अपनी हाज़िरी डालेंगे? ये एक बड़ा शिफ्ट नज़र नहीं आ रहा, जैसे पीपल्स पार्टी थोड़ा सा पीछे हट रही है? जी बिल्कुल। और ये वीडियो लिंक के जरिए ख़िताब करेंगे, या फिर कह देंगे जी वो जो हमारे पार्लियामेंटेरियन के सेक्रेटरी जनरल हैं राजा परवेज़ अशरफ, वो चले जाएँ, वो जाके वहाँ पे ख़िताब कर दें और उनकी हो जाए। और आप भी देखें ना, 21 दिन का दौरा है, और इस 21 दिन के दौरान 3 से 4 जलसे हैं इनके PDM वालों के मुख्तलिफ शहरों के अंदर। 25 के बाद भी इनका जो है वो, इसका मतलब है कि 3 हफ्ते तक वो अवेलेबल नहीं होंगे बिलावल भुट्टो जरदारी। उसके पीछे एक सही से कहानी है। आसिफ जरदारी हमेशा मामलात को बिगाड़ना नहीं चाहता, वो भी बड़ा सियाना आदमी है। फजल रहमान भी सियाना आदमी है। फजल रहमान साहब को भी इंगेज किया हुआ, ये भी आपको बता दूँ, वो भी किसी ना किसी दिन जो है ना, वो अपने दिल की बड़ास निकाल लेंगे। अच्छा, उस बेचारे के साथ ज्यादती क्या होती है, उससे आखिर पे ख़िताब कराते हैं। रात भी यही उसके साथ किया। और जब पंडाल से लोग ही चले जाते हैं, लोगों ने रात वो बिलावल का जलसा सुना तो वो फुटेज सामने नज़र आ रही थी। उसके बाद फिर होता क्या है, वो जो झंडों वाले लोग होते हैं ना, गुजरा वाले भी वे किया गया, झंडों वाले के जो लोग होते हैं उनको आगे लाया जाता है ताकि क्राउड जो है वो बड़ा नज़र आए, और ये देखा जाए कि लोगों का बड़ा इकट्ठा है, पीछे सारा खाली होता है। लेकिन वो आजकल तो ड्रोन कैमरे आ गए, वो सारे का सारा मंजर दिखा देते हैं। रात भी हम देख रहे थे, अच्छा मौलाना बड़ा गागा आदमी है, उसको भी समझ आती है उसके लोग। अच्छा, नारे लगाने वाले बंदे भी इन्होंने अपने अपने रखे हुए हैं। तो फजल रहमान आया तो वो उसके बंदे ने नारे लगाए, मरियम नवाज़ आई तो उनके नून लीग वालों ने, पीपल्स पार्टी वाले आए तो उनके लोगों ने नारे लगाए। तो ये इनका आपस में यहाँ तक भी इतफाक़ नहीं है। और जहाँ तक बिलावल भुट्टो की बात है, वो तो मैंने सर आपको कह दिया कि आसिफ जरदारी तेज़ आदमी, वो ऐसे हॉस्पिटल में बैठा इलाज नहीं करा रहा, मुख्तलिफ लोगों से वो भी मिल रहा है। अच्छा, राना साहब बात की ना भाई 25 अक्टूबर के जलसे की कोयटा की, मैं आपको बताऊँ, मेरी नून लीग के एक बंदे से बात हुई जी, वो कहता है कि जी आसिफ जरदारी साहब ये नहीं चाहते कि 25 अक्टूबर वाला जलसा हो। अच्छा। और वो चाहते हैं कि ये जलसा मुलतवी कर दिया जाए।
और ये देखें अब आगे इसका क्या। लेकिन आसिफ जरदारी, ये मुझे बड़े ज़िम्मेदार बंदे ने बताया कि जी जरदारी साहब 25 अक्टूबर वाला जलसा कोयटा वाला फ़िलहाल नहीं चाहते, इसीलिए बिलावल भुट्टो साहब के हवाले से भी ये खबर चलाई गई। दूसरी समी साहब, मैं एक गुजारिश करूँ, इसमें जो इस सारे ड्रामे में एक किरदार सामने आया है वो है ये मोहम्मद ज़ुबैर का। ये किस कदर आपे से बाहर हुए हैं, इनकी आप चाल देखें, ढाल देखें, ज़ुबान देखें, ये किस तरीके, इन पे सवाल होता है किस तरीके से आगे से पढ़ते हैं बंदे को कि पता नहीं कौन पढ़ गया, क्या हो गया। यानी कोई इनको है ही नहीं कि भाई मैं किस तरीके से बात कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। ये तो इस तरीके से शरीफ ख़ानदान की गुलामी में पागल हो गए हैं। तर्जुमान है भाई मरियम नवाज़ के भी और नवाज शरीफ के भी। नहीं, वो तो डेफिनेटली उनकी एक अपनी पोजीशन है। थोड़ा सा मैंने भी महसूस किया कि वो अगर ARY के रिपोर्टर ने सवाल किया तो उससे कह रहे हैं आप कौन से चैनल से हैं, अच्छा आपने तो सवाल ही ये करना है। फिर हामिद मीर साहब ने ट्वीट किया कि मोहम्मद ज़ुबैर ने बताया उन्हें कि रेंजर्स में वो किडनैप हो गए, IG और वहाँ पे चले गए, सब कुछ हुआ। तो जब रिपोर्टर ने सवाल किया उनसे ज़ुबैर साहब से, तो उन्होंने कहा कि यार ये जाके आप हामिद मीर से पूछे ना, हालांकि एक और जगह पे ये सारी गुफ्तगू मोहम्मद ज़ुबैर ये कर चुके हैं कि ये सब कुछ हुआ। राना साहब, आप कह रहे हैं या सदीक साजिद साहब आप भी कह रहे हैं कि जरदारी साहब बड़े ज़हीन हैं और बड़ा बच के खेल रहे हैं, लेकिन मुझे तो ये लगता है कि जहाँ तक पाकिस्तान के इदारों को बदनाम करने की बात है, ISI को बात करने की बात है, इनमें मुकम्मल एक एका है। और पीछे 8-10 साल में आप उठा के देख लें, वाले जरदारी साहब है ना, एक तसलसल आप देख लेते हैं। अगर नवाज शरीफ साहब ने डॉन लीक किया तो जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने मेमो गेट किया। दोनों ने बाहर जाके यही बात कही है, प्राइवेट गुफ्तगू में भी यही कहते हैं, यहाँ पर भी यही कहते हैं, बयानियाँ यही देने की कोशिश करते हैं कि फ़ौज ये नहीं करने दे रही, फ़ौज ये नहीं करने दे रही, फ़ौज हर चीज़ पे काबिज़ है। और ये जो सारा माहौल बनाया है, ये जो हर चीज़ जो कही जा रही है कि जी वो उससे राब्ते में है, वो उससे राब्ते में है, एक चीज़ एंड पे एस्टेब्लिश करने की कोशिश की जाती है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कि पाकिस्तान की फ़ौज सियासत में मैनिपुलेशन कर रही है। और ये है भारतीय एजेंडा, ये है दुश्मन का एजेंडा। क्योंकि आप अगर इंडियन मीडिया को देखें तो वो क्या कह रहे हैं कि ये सारी जो मूवमेंट है पाकिस्तान में, ये एंटी आर्मी मूवमेंट है, वो इसको एंटी आर्मी मूवमेंट कह रहे हैं। और वो बड़े खुशी के शादियाने या वहाँ पर बजाए जा रहे हैं कि जी बहुत जल्द ये जनरल कमर जावेद बाजवा और लीडरशिप से ये जान छूट जाएगी। और यहाँ पर भी बहुत सारे लोग, जब मैं उनसे बात करता हूँ जो नून लीग के बड़े करीब हैं, तो उनकी जो ख्वाहिशात हैं वो यही हैं। यानी ये बिल्कुल अब ये क्वाइट ऑब्वियस है कि इस सारी कैंपेन का मकसद, इस सारी गुफ्तगू का मकसद, इस सारी मैनिपुलेशन का मकसद, ये मीडिया में जो कहानियाँ, कॉलम, स्टोरीज़, इन सारी चीज़ों का मकसद एक ही है, और वो ये कि पाकिस्तान की फ़ौज को कमज़ोर बनाया जाए, उसकी क़यादत पर अटैक किया जाए। क्योंकि जनरल कमर जावेद बाजवा ने जिस अंदाज़ में मामलात को चलाया है, और उनको पूरी दुनिया ना सिर्फ जनरल बल्कि एक स्टेट्समैन भी कह रही है। और ख़ास तौर पर आज भी स्विट्ज़रलैंड के जो एम्बेसडर थे उन्होंने मुलाकात की। इसके अलावा एक और डेलीगेशन आया हुआ था, उससे उन्होंने मुलाकात की। अफ़गानिस्तान के अब गुलबदीन हिकमत यार पाकिस्तान के दौरे पर आए, इससे पहले डॉक्टर अब्दुल्ला। तो वो जो सारी पाकिस्तान की अचीवमेंट हैं, बजाय इसके उस पर बात हो, पाकिस्तान के लोगों को रोज़ाना TV स्क्रीन पर वो मरियम नवाज़ कैलबरी फॉन्ट का चेहरा नज़र आ जाता है, और वो आके पाकिस्तान की फ़ौज को वो गालियाँ निकालते हैं। और इन अचीवमेंट के पीछे और इन दौरों के पीछे भी जनरल कमर जावेद बाजवा के जो अपना जो विजन है ना, वो मौजूद है। क्योंकि इसके और जो एक इस वक्त इत्तफाक है इमरान खान और पाकिस्तान की मिलिट्री क़यादत में, राना साहब, ये उसको ब्रेक करने की कोशिश है, उसको बार बार अटैक करने की कोशिश है। ये तो साहब आप मुझे ये बताएं कि जो तकरीर नवाज शरीफ ने गुजरांवाला के जलसे में की, उसको सुनकर कोई बंदा, कोई जी होश आदमी ये कह सकता है कि ये किसी पाकिस्तानी की तकरीर है? बिल्कुल नहीं लगता। जिस तरीके से पाकिस्तान की अफवाज के ख़िलाफ़ जहर उगला गया, आप वो तो यूँ महसूस हो रहा था कि नवाज शरीफ की तकरीर रा के हेडक्वार्टर से लिखी गई है और रा का कोई बच्चा जमूरा तकरीर कर रहा आगे, उसके हाथ में पकड़ा दी गई है ये तकरीर। हमीद साहब, इन लोगों को शर्म करनी चाहिए। देखें, इस बारे में मैं पहले भी कह चुका हूं, मसलहत आड़े नहीं आनी चाहिए। जहां मुल्की सलामती का मसला हो, कौमी सलामती का मसला हो, कोई मसलहत आड़े नहीं आनी चाहिए। लेकिन ये आइन और कानून की समीक्षा बालादस्ती की बात है। आइन और कानून की बालादस्ती कैसे तस्दीक की जा सकती है आइन के तहत? भाई बात सुने जरा, आइन और कानून की बालादस्ती कैसे हो? आज जो कैप्टन सफदर साहब की जमानत ली है जिस मजिस्ट्रेट ने, उसने क्या ऑर्डर किया है कि जिस बंदे ने दरखास्त दी है उसका फोन कब्जे में लेके उसका फोरेंसिक कराया जाए, यानी उसके खिलाफ तफ्तीश की जाए। तो ये कहां पर कार्रवाई होगी, मुझे ये बताएं आप।
क्यों फोरेंसिक, ये इल्जाम के जी पता नहीं किसके फोन पर उन्होंने पर्चा, और भाई उसने वहां पर हुल्लड़बाजी की है, आप उसको देखें, उसका फैसला करें। मौजूद है, फुटेज मौजूद है, वो कह रहे हैं इसका फोरेंसिक कराया जाए। कायदे आजम के मजार की बेहुरमती करना कोई जुर्म नहीं है, उसकी फौरन 10 घंटे में जमानत हो जाती है। और वो जो 20 उसका सेक्शन जो है उसके फोन का जो है वो फोरेंसिक का, और वो जो 20 उसमें जो सेक्शन जिसकी वजह से वो खुद हटाया मैजिस्ट्रेट साहब ने, जज साहब ने, ताकि वो उनका वो सारे जो ऑफेंस हैं वो बेलेबल हो जाएं। तो ये कौन कार्रवाई करेगा? जो लोग दंदनाते फिर रहे हैं, जो पाकिस्तान की फौज के खिलाफ नैरेटिव लेके आए हुए हैं, वो तो, और नवाज शरीफ साहब तो नाम ले लेके जजों का कह रहे हैं कि जनाब वो हमारे पेज पे आ जाए, नहीं तो हम पता नहीं क्या करेंगे। लोग इनके जलसों में जाना छोड़ देंगे अगर ये सिलसिला रहा। मेरा तो आप दोनों से एक सवाल है, वैसे टाइम खत्म हो गया, आखिरी एक सवाल। इमरान खान की हुकूमत सिलेक्टेड है, मान लिया जी, सिंध की हुकूमत क्या है? वो भी सिलेक्टेड है फिर। जब 2000 और ये जो 80-84 मेंबर है ये भी सिलेक्टेड है, नून लीग के, ये भी सिलेक्टेड है। बहरहाल अब प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ नाजरीन, लिखा के साथ कि इंशाल्लाह ये जो दुश्मन का प्रोपेगेंडा है और जिसमें ये हमारे सियासतदान एक फ्रंट लाइन इन्होंने आके बना ली है, पाकिस्तान के इदारों पर कीचड़ उछाल रहे हैं, पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की एजेंसीज़, पाकिस्तान की अदलिया। अल्लाह ताला इनको अकल दे, ये होश के नाखून लें। अगर इन्होंने ऐसा नहीं किया तो यकीनन जैसे सदीक साजिद ने कहा, पाकिस्तानी अवाम इस बयानी को मुस्तरद करेंगे। पाकिस्तान के लोगों का रिश्ता जो पाकिस्तान की फ़ौज के साथ और हमारी अदलिया के साथ और पाकिस्तान की ताकतवर तरीन कामयाब तरीन एजेंसी ISI के साथ है, उसको कोई तोड़ नहीं सकता, उसमें कोई ब्रेक नहीं डाल सकता। इजाज़त दीजिए, कल फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।